आरा में 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी की मौत का मामला सामने आया है। 6 दिन बाद भी ये मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। पुलिस की भूमिका को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की गई। पहली याचिका वकील नरेंद्र मिश्र ने दायर की, जबकि दूसरी याचिका वकील विशाल तिवारी ने लगाई है। भरत भूषण तिवारी की मौत से जुड़े हुआ ये जानकारी आपको दे दें। 17 जून को बिलौटी में एनकाउंटर हुआ था। हालांकि इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी हाईकोर्ट से ये मांग की है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सुनवाई की जाए। 17 जून 2026, 18 जून की तस्वीर और तारीख दर तारीख कैसे इस मामले में अलग अलग एक्शन लिए गए हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो एनकाउंटर होता है 17 जून को। 18 जून को आप देखिए कैसे चक्का जाम किया जाता है हाईवे पर, और पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर भी दर्ज की है। 20 जून को न्यायिक जांच के आदेश सम्राट चौधरी यानी बिहार के सीएम की तरफ से दिए गए हैं और उसके बाद से इस मामले में लगातार एक्शन लिया जा रहा है। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो। पुलिस को गोली से हुई थी भरत की मौत, ये खबर आपको बता दें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि वो खुद ही सरेंडर कर रहा था, तो आखिर पुलिस ने क्यों उसका एनकाउंटर कर दिया, ये एक बड़ा सवाल है और इसी को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी 2 याचिका दायर हो चुकी है इस मामले को लेकर। 18 जून को सड़क को जाम कर प्रदर्शन लगातार किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी। पुलिस की गोली से भी भरत की मौत हुई है और इस मामले को लेकर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। बवाल, शंका और सवाल, ये 3 बातें हैं जिसको लेकर अभी लगातार चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट तक 2 याचिका दायर की जा चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे एक्शन कैसे लिया जाता है, क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिलहाल इस मामले में अभी भी कई सवाल हैं। सवाल यही कि अगर उसने खुद ही सरेंडर किया तो एनकाउंटर क्यों किया गया, क्या वाकई पुलिस की तरफ से एनकाउंटर किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। एनएच जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस कब होगा। भरत तिवारी, काशीनाथ चंदन पर हथियार रखने के आरोप लगे हैं पहली एफआईआर में। दूसरी एफआईआर में भरत तिवारी पर पुलिस पर फायरिंग के आरोप लगे हैं। एनएच जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी केस किया गया है, एक और एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये 3 एफआईआर है जिसमें अलग अलग मामले में आरोप लगे हैं और इन्हीं आरोपों को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने भरत तिवारी की हत्या की है और इसको लेकर लगातार जांच जारी है। पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया है, ये भी कहा जा रहा है। आरा में भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सियासी बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने एनकाउंटर की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इस मुठभेड़ पर सियासी एनकाउंटर जारी है। आरा के बिलौटी गांव में नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। रविवार को पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के साथ आरजेडी का एक डेलीगेशन भी बिलौटी गांव पहुंचा। सब ने मुठभेड़ में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की और एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। भरत तिवारी के परिवार के साथ जो जिला प्रशासन को साथ होना चाहिए था, आज उन पर भी भूख जो है मुकदमे डाले गए। और एसपीटी ट्रायल करिए और इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया दीजिए। साजिश करके इस लड़के की हत्या की है और उसको तत्काल प्रभाव से, अगर ईमानदारी है मुख्यमंत्री में, यहाँ के शासन में, तो उसको बर्खास्त करना चाहिए सर्विस से। ये फर्जी एनकाउंटर करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो सरकार ने, जब कल माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि जांच होगी, इसका मतलब है सरकार ने जिस समय 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया और मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया, ये साबित हो गया कि ये फर्जी एनकाउंटर किया गया है।
फर्जी इनकाउंटर के नाम पर जुल्मी पुलिस के उस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी के द्वारा उसकी हत्या का षड्यंत्र करके जघन्य हत्या किया गया है पुलिस के द्वारा। भरत भूषण तिवारी के कथित मुठभेड़ मामले में भोजपुरी पावर स्टार और बिहार विधान परिषद सदस्य पवन सिंह की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए घटना पर गहरा दुख जताया है। पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराने की मांग की है। पवन सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा है कि भरत केवल इतना चाहते थे कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान करें और गरीब, वंचित और बाढ़ पीड़ित परिवारों को उनके अधिकारों से वंचित न रखा जाए। उन्होंने भरत तिवारी को समाज के लिए संघर्ष करने वाला जागरूक और संवेदनशील व्यक्ति बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा गरीबों, असहायों, दलितों और जरूरतमंद लोगों की आवाज उठाई थी। पवन सिंह ने कहा कि भरत तिवारी की मृत्यु की घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है और इस मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आरा एनकाउंटर मामले में सियासत तो हो ही रही है, अब ये मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। एनकाउंटर के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका डाली गई है। याचिका में एनकाउंटर को फर्जी बताया गया है। जो भी उस टीम में शामिल लोग थे उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो और इस प्रकार की घटना पर विराम लगे और इस पूरे मामले की जांच मानवाधिकार आयोग के स्तर से हो। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इस पूरे मामले की जांच करें। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सरकार के न्यायिक जांच के आदेश के बावजूद इस पर सियासत थम नहीं रही है। एक तरफ सरकार इस एनकाउंटर को लेकर विपक्ष के हमले तो झेल ही रही है, अपने भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। खाकी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। अगली खबर वैशाली से आपको बताएंगे, जहां बीती रात सराय टोल प्लाजा के पास भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में इंसाफ की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाली गई है। सराय टोल प्लाजा से भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर भरत तिवारी एनकाउंटर की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच के साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि इस मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। सभी ने प्रशासन से पारदर्शी जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की अपील की है। वहीं कैंडल मार्च के जरिए लोगों ने मृतक को श्रद्धांजलि दी और इंसाफ की गुहार लगाई। तिवारी एक समाज सेवी, सिस्टम ने उसको हथियार उठाने पर मजबूर किया और वो व्यक्ति वहाँ के जवनिया गांव के विस्थापन का जो मुद्दा था उसको करे से उठा रहा था। वहाँ के शासन प्रशासन से हेल्प लेकर वहाँ पे और आवाज उठा के वहाँ के लिए और काम करवा रहा था। किसी तरीके से अगर उसने हथियार भी उठाया तो अंत में हम सब ने वीडियो के माध्यम से देखा, जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेटेड है, कि उसने लास्ट मोमेंट पर हथियार फेंक कर सरेंडर कर दिया। बिहार पुलिस ने इस तरीके से उस क्रांतिकारी की हत्या की है और हम सब लोग उसके लिए न्याय की मांग करते हैं। जो इनकाउंटर हुआ है वो इनकाउंटर नहीं है, एक हत्या की साजिश है जो सरकार के द्वारा कराई गई है। जो सम्राट चौधरी 2 दिन पहले ही इस पर चर्चा कर रहे थे कि कोई पिस्टल लहरा रहा है, उसके बाद 2 दिन बाद अपने पुलिस प्रशासन के द्वारा हत्या कराई गई है, जो बहुत निंदनीय घटना है। हम लोग इसके लिए न्याय चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 1.25 लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गया है। सहारनपुर में एसटीएफ ने ललन सिंह को मार गिराया है। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था ललन सिंह। 2022 में वाराणसी में ललन सिंह ने सब इंस्पेक्टर को गोली मारी थी। लूट, हत्या, डकैती समेत कई मामले उस पर दर्ज थे। बिहार में भी ललन सिंह पर हत्या के मामले दर्ज थे। एनकाउंटर के दौरान ललन सिंह एक साथी मौके से फरार हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर सहारनपुर से आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ये बड़ी खबर है। 1.25 लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गया है। सहारनपुर में एसटीएफ ने ललन सिंह को मार गिराया। तो सहारनपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, ललन सिंह को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि 1.25 लाख रुपए का ये इनामी अपराधी था। वाराणसी में एसआई को गोली मारी थी।
कई संगीन मामलों में या आपराधिक मामलों में शामिल था और ऐसे में इस पर लगातार केस चल रहे थे। बिहार में भी ललन पर हत्या का मामला दर्ज था। लूट, हत्या समेत कई मामलों में ये आरोपी बताया जा रहा है, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गया है। इस बीच बेगूसराय से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। दो समुदाय के बीच जमकर ईंट पत्थर चले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले की त्वरित कार्रवाई की है। दोनों पक्षों के कुल मिलाकर 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 19 जून को विवाद की शुरुआत हुई थी, जब बच्चे घर में पाइप से नहा रहे थे। इसी दौरान राह चलते व्यक्ति पर पानी गिर गया। पानी गिरने के बाद विवाद हुआ और देखते ही देखते ये विवाद बढ़ता चला गया। 20 जून को इस मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है और दोनों पक्षों के बीच जमकर डंडे भी चले हैं। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिनमें 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो समुदाय के बीच ये जमकर पथराव हुआ है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। जमकर ईंट पत्थर चलाए गए हैं, डंडे चलाए गए हैं। 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें इस वक्त अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। पुलिस ने इस मामले की त्वरित कार्रवाई करने की बात कही है। दोनों पक्षों के कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। हम सीनियर ऑफिसर्स ने भी उसका भ्रमण किया, वहाँ पे फोर्स कैंप की। दोनों तरफ से केस दर्ज हुआ है और एक तरफ से 5, एक तरफ से 4 लोगों को पकड़ किया गया। स्थिति शांत है। किन कारणों को लेकर विवाद है? बताया अभी बच्चों के खेलने को लेकर के पहले हुआ कि मतलब एक त्योहार के रूप में खेलने के बाद में शाम को पानी से नहा रहे थे, तो जो दूसरे पक्ष के व्यक्ति को चला गया, जिससे उसको अन्यथा लेते हुए झगड़ा हुआ और फिर वो आज परसों रात में झगड़ा हुआ और कल सुबह इस बात को और बढ़ा इस पर कार्रवाई पड़ता है। देख लीजिए। और देखिए, इस खबर की अधिक जानकारी देंगे बेगूसराय से न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? क्यों ये विवाद शुरू हुआ और इस वक्त क्या कार्रवाई की जा चुकी है? जी देखिए, जहां तक घटना स्थल की बात है वो मैं पहले आपको बता दूं कि घटना स्थल पर दोनों ही वर्ग के लोग हैं। वहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। तो जो ये घटना सामने आई है, जिस तरह हिंदू में मुंडन संस्कार किया जाता है, उसी तरह जो है मुसलमान वर्ग में हकीक एक त्योहार होता है, वो मनाया जा रहा था। और उसी क्रम में वहाँ के जो लोग थे, वो उनका कहना है कि वो स्नान कर रहे थे पाइप के माध्यम से, तो कुछ छींटे जो है राहगीर जो चल रहे थे वहाँ के जो अन्य लोग हैं उनको पड़ गया और छींटे पड़ने के बाद जो है वो आग बबूला हो गए और विवाद वहीं से शुरू हुआ। फिर इसको जो है विवाद को सुलझा लिया गया था, लेकिन मूलतः घटना जो सामने आई वो कल होके आई। 19 तारीख की बात है ये, जब आरोप लगाया जा रहा है कि दोनों ही पक्ष के लोग एक दूसरे पर ईंट पथराव करने लगे और जो अन्य लोग थे उन्होंने घातक हथियार से भी वार किया, जिसमें कि 9 लोग घायल हो गए थे, जिनको इलाज के लिए सर्वप्रथम जो है तेघड़ा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। फिलहाल इस मामले में जो है पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित किया है और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि घटना स्थल पर जो है स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और जितने भी आरोपी थे उन सभी की पहचान कर ली गई है और जो असामाजिक जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है। एक महिला से दरिंदगी के मामले में पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको, 3 अभी भी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपियों में नामजद नीतीश कुमार और उसका एक साथी अमर निषाद है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि 11 जून को चकिया थाना क्षेत्र में रात में शौच के लिए निकली महिला के साथ इन बदमाशों ने पहले गैंगरेप किया और फिर उसके प्राइवेट पार्ट में कारतूस और लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया। इस पूरे मामले में चकिया पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे। पुलिस ने पहली बार में एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया। डांट फटकार को पीड़ित को थाने में भगा दिया गया था। बाद में पीड़ित महिला को जब परेशानी हुई तो अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची। वहां से मेडिकल रिपोर्ट के बाद 13 जून को एफआईआर दर्ज की गई। सवाल यही है कि एफआईआर के 10 दिन बाद भी 3 आरोपी तक पुलिस अब तक क्यों नहीं पहुंच पाई है।
2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई है, जिनका नाम नीतीश कुमार और अमर निषाद उर्फ अमरजीत उर्फ मक्का मदीना, दोनों ही सिमरिया बिनटोली के रहने वाले हैं। इनकी अरेस्टिंग हुई है। इनकी निशानदेही पे इस घटनाक्रम से जिस समय यूज हुई एक बाइक भी बरामद की गई है। साथ ही साथ इन दोनों व्यक्तियों का एक फायरिंग करता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें भी एक केस दर्ज किया गया है। उनकी निशानदेही पे एक हथियार, अवैध हथियार भी घर से बरामद किया गया। 2 कारतूस बरामद किए गए। बाकी लोगों की अरेस्टिंग संलिप्तता भी बहुत शीघ्र हो जाएगी। और इसी बीच गया जी से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। साइबर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एटीएम, पासबुक और खाते बरामद किए गए हैं। साइबर थाने की पुलिस की कार्रवाई जारी है। बिहार के कई जिले से तार जुड़े हुए हैं। गिरोह ने 10 लोगों का खाता खुलवाया था। रुपए का लालच देकर फर्जी खाता खुलवाया। 9 लाख का अवैध ट्रांजैक्शन भी करवा दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गया जी से, जहां साइबर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार हो गए। तो 7 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एटीएम, पासबुक और खाते बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु मेरे नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें साइबर थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल थे। उक्त टीम के द्वारा सभी म्यूल खाता धारकों से पूछताछ करने पर पता चला कि रॉकी कुमार, पेशर स्वर्ग सुरेश यादव, साकिन धर्मसीद, थाना मगध मेडिकल जिला गया के द्वारा प्रलोभन देकर इन लोगों से खाता एवं सिम कार्ड लिया गया था। और अब बात करते हैं राजधानी पटना की, जहां हल्की बारिश के बाद ही जलजमाव की तस्वीर दिखने लग गई है। चरैया टार पुल के ऊपर पानी भरा हुआ है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो चली है। और अब लोगों को ये चिंता सता रही है कि जब थोड़ी सी बारिश से स्थिति ऐसी हो गई है तो मानसून में हालत कैसी होगी। पटना में हल्की सी बारिश हुई और बारिश के कारण लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। सिर्फ रात में थोड़ी देर बारिश और उस बारिश का जो असर है यहाँ चिरैया टार पुल के ऊपर आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा। ये पुल जहाँ पर जो जल जमाव है यहाँ साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा और जो वाहनों की रफ्तार है वो धीमी नजर आ रही होगी, क्योंकि बस थोड़ी देर बारिश हुई है और उस बारिश के कारण यहाँ जो आवागमन है वो पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और ये फ्लाईओवर के ऊपर इस तरीके से जो जल जमाव है वो बयां कर रही है कि यहाँ किस तरीके से जो साफ सफाई है वो प्रभावित हुई है। मानसून सक्रिय हो चुका है और पटना में जो जल जमाव की तस्वीर है वो अभी से ही नजर आने लगी है। जमी तो जमीन फ्लाईओवर पे भी इस तरीके से जल जमाव लोगों को परेशान कर रहा है। और अभी मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय होगा। झमाझम बारिश पटना समेत बिहार के 18 जिलों में होगी। हल्की सी बारिश के बाद पटना की तस्वीर ऐसी बदल गई है कि गली मोहल्ले छोड़िए, जो मेन मुख्य सड़क है, जो फ्लाईओवर है, वहां पर जल जमाव की परेशानी लोगों को परेशान कर रही है। जब मानसून पूरी तरीके से सक्रिय होगा, झमाझम बारिश होगी, तो पटना की क्या स्थिति होगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब और तेज कर दी जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि कई लोग, खासकर भू माफियाओं ने अस्थायी और अस्थायी कब्जा कर निर्माण करा रखा है। ऐसे अवैध निर्माणों को चिन्हित कर उनके दावों को खारिज किया जाएगा। वहीं कंगन घाट से लेकर दानापुर तक गंगा किनारे हुए सभी अवैध कब्जों को हटाने की तैयारी शुरू की जा चुकी है और प्रशासन जल्द ही बड़े स्तर पर अभियान चलाएगा। किनारे जितने भी अतिक्रमण है उनके खिलाफ अब कार्रवाई और तेज होने वाली है। पटना जिला अधिकारी की तरफ से जो निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं और पटना में गंगा किनारे कंगन घाट से दानापुर तक जो अतिक्रमण हटाओ अभियान है उसे और तेज गति से किया जाएगा। गंगा किनारे की जो भूमि है उस पर किसी की दावेदारी मान्य नहीं होगी। इस भूमि पर बड़ी संख्या में भू माफियाओं ने अस्थायी और अस्थायी निर्माण करा लिए हैं और ऐसे में उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। बुलडोजर से उसे गिराया भी जा रहा है। आपको बता दें कि कंगन घाट से लेकर दानापुर तक गंगा किनारे की जो भूमि है वो अवैध रूप से सैकड़ों की संख्या में अस्थायी और अस्थायी निर्माण लोग करा चुके हैं और इन खाली भूमि पर कईयों की ओर से अपना दावा भी किया जा रहा है। इस क्षेत्र में सरकार की कई
विकासात्मक योजनाएं संचालित होनी है और ऐसे में अवैध निर्माण इन योजनाओं में बाधा पहुंचाने का कार्य करेगी। यही वजह है कि किसी का जो दावा है वो मान्य नहीं कहा जाएगा। पटना के सभी एसडीओ और पुलिस पदाधिकारियों को इन क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने और कार्रवाई करने का निर्देश भी दे दिया गया है। कंगन घाट से दानापुर तक गंगा किनारे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई विशेष टीम के द्वारा की जाएगी और इस दौरान अस्थायी निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा और उसकी जो तस्वीर है वो भी नजर आ रही है। ऐसे ही एक एक करके जो अस्थायी निर्माण है यानी पक्का निर्माण है उसे ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि कंगन घाट से अगर दानापुर की हम बात करें तो कई तरीके से बहुत लोगों ने जो जमीन है उस पर अपना कब्जा जमा लिया है। कुछ लोगों ने अस्थायी निर्माण कर लिया है, कुछ लोगों ने अस्थायी निर्माण कर लिया है, उस जमीन पर अपना दावा भी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कई योजनाओं का संचालन होना है, कई निर्माण होने हैं। ऐसे में सबसे पहले उन अतिक्रमण को हटाना होगा। यही वजह है कि कंगन घाट से लेकर दानापुर तक गंगा किनारे यानी उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ जितने भी अवैध कब्जे हैं उसे चिन्हित किया जा रहा है और जहां चिन्हित हो रहा है, जिसने भी कब्जा किया है, जो भी दावा कर रहा है, उन दावों को खारिज किया जा रहा है और अस्थायी हो या अस्थायी जितने भी निर्माण है उसे ध्वस्त किया जाएगा ताकि सरकार के विकास कार्यों में कोई बाधा न हो। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।